हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लाए गए एलडीसी के पदों पर वैकेंसी के बारे में। आज हम टोटल डिटेल जानेंगे कि कितने पदों पर रिक्तियां आई हैं, कोटिवार क्या क्या सीटों की संख्या है, कितना फ़ी लगने वाला है फॉर्म को डालने में, तैयारी कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग ने निम्न वर्गीय लिपिक अर्थात एलडीसी के 24 पदों पर रिक्तियां लाई हैं। इन पदों को कोटिवार किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं हम अभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 24 पदों में अनारक्षित पदों की जो कुल संख्या है वह 10 है, जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 4 है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस के पदों पर रिक्तियां जो हैं 3 हैं तथा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1 है। इसके बाद फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति के लिए रिक्त पदों की संख्या 3 है तथा महिलाओं की संख्या 2 है, तथा अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए पदों की संख्या 1 है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1 भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों की संख्या 2 है तथा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 तथा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 1 है। इस प्रकार कुल 24 पदों की संख्याएं हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 9 है। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या इस एलडीसी के वैकेंसी में 1 भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1 है, वो भी सिर्फ दृष्टिबाधितों के लिए। वेतन की बात कर ले तो वेतन लेवल 2 19,900 से 63,200 के बीच रहेगा। शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है, अर्थात आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें, टेक्निकल डिग्री के बारे में, तो आपको कंप्यूटर संचालन आना चाहिए, अर्थात आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा कंप्यूटर टंकन आना चाहिए। अब कंप्यूटर टंकन में इंग्लिश टाइपिंग चाहिए या हिंदी टाइपिंग चाहिए, इसकी चर्चा हम इस आगे में करेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, एक यहाँ पे नोट दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2021 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अर्थात 16 अप्रैल 2021 से पहले शैक्षणिक योग्यता से जितने भी संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो सब निर्गत होने चाहिए। इसके बाद के प्रमाण पत्र वैलिड नहीं माने जाएंगे। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित अर्थात जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला तथा अनारक्षित महिला अर्थात जनरल कैटेगरी की महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। एससी एसटी पुरुष हो या महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वैसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट है तथा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 वर्षों की छूट है। चलिए आगे चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। एक पीटी होगा, एक मेंस होगा, जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा।
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होगी, अर्थात या पीटी हो या फिर मेंस हो, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे तथा बहुविकल्पिक अर्थात मल्टीपल चॉइस, आंसर एक या एक से अधिक हो सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें अर्थात पीटी परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। पीटी के एग्जाम में सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, अर्थात जनरल स्टडी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों की संख्या 50 होगी, अर्थात साइंस एवं मैथ से 50 सवाल पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जांच अर्थात रीजनिंग से प्रश्नों की संख्या 50 होगी। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन अर्थात प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 50 सामान्य अध्ययन से, 50 प्रश्न मैथ एवं साइंस से पूछे जाएंगे तथा 50 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाएंगे। प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे और बहुविकल्पिक होंगे। प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात अगर आपने कोई उत्तर गलत दिया है तो उसके लिए 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2.25 घंटे की होगी, अर्थात 2 घंटे 15 मिनट की। परीक्षा की जो भाषा होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं होंगी, अर्थात अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूं तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में एग्ज़ाम देना तो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन अगर प्रश्नों में हिंदी का प्रश्न और इंग्लिश का प्रश्न दोनों अगर भिन्न है तो इस स्थिति में इंग्लिश के प्रश्न को वैध माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ कहा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में आप पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए आप एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं, अर्थात जिस विषय से संबंधित आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस विषय से संबंधित कोई एक पुस्तक आप अपने साथ ले जा सकते हैं, एक से अधिक नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही हैंड रिटेन या फिर फोटोकॉपी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई नोट्स हो जो हैंड रिटेन हो या फिर कोई फोटोकॉपी नोट्स आपने तैयार कर रखा हो वो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। बुक्स के अलावे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित है, अर्थात आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ ले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर पीटी के एग्जाम्स में, मेंस के एग्जाम में हमसे पूछा क्या जाएगा। तो समान अध्ययन की बात करते हैं। समान अध्ययन पीटी के एग्जाम्स में 50 नंबर का होने वाला है। इसमें दिया हुआ है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। चलिए, मतलब आपके आसपास के वातावरण, आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, इन्हीं बातों को जांचा जाएगा। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अर्थात आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें बिहार से, भारत से एवं भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय अर्थात करेंट अफेयर्स से वैज्ञानिक प्रगति यानी साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि आपसे पूछे जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश जो हैं इनसे रिलेटेड आपसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे उसकी यहाँ बात कही गई है। पड़ोसी देशों का इतिहास आपको जानना होगा, भारत का इतिहास जानना होगा, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, इन सब टॉपिकों से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है
तैयारी में आपको जोर देना होगा भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना, ये सब जो टॉपिक हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक हैं, इन पे आपको कमांड बना के रखना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान एवं गणित, इनसे भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा। इसमें लिखा हुआ है, इसमें समानता मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो मैट्रिक के स्तर का ही होगा, उससे ज़्यादा कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिए सामान्य विज्ञान की बात करें तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल इत्यादि से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित की बात करें तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुमान तथा समानुपात, औसत ब्याज अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपसे अरिथमेटिक मैथ से ही सवाल पूछा जाएगा। एडवांस मैथ की चर्चा यहाँ पर नहीं है, तो ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि आपको मैथ पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। अरिथमेटिक मैथ पे आप कमांड बनाइए, गणित आपका हो जाएगा। आगे मानसिक क्षमता जांच है, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीटी का जो एग्ज़ाम होगा तो कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। अर्थात जितना पोस्ट है उससे 5 गुना अधिक अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जब मुख्य परीक्षा होने वाली होगी उस समय अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मेधा सूची की बात करें तो मेधा सूची के बारे में कहा जा रहा है, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। अर्थात आपको टंकन आना चाहिए और कंप्यूटर जांच, अर्थात आपको कंप्यूटर ज्ञान है कि नहीं, उसके लिए भी आपको बुलाया जाएगा। टंकन जांच जो है वो मंगल फॉन्ट पर लिया जाएगा। अर्थात आपको हिंदी टाइपिंग तो आनी ही चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप हिंदी टाइपिंग सीख लीजिए, या फिर अगर नहीं सीखे हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए टाइपिंग करना। उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा। अर्थात आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप जितने शब्द टाइप करेंगे उसके 1.5% से अधिक आपके शब्द गलत नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने शुद्धता पर ध्यान नहीं दी तो आप अयोग्य करार दिए जाएंगे। इसके बाद इस जांच के आधार पर सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इस लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनको नौकरी मिलेगी। आगे एक नोट लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु की जाती है। अगर उक्त सूची में संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन पर अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभदेय होगा। अर्थात आपने जो फॉर्म फिलअप करते समय जानकारी दी है वही जानकारी आयोग मानेगा। उसके अलावा अगर कुछ छूट गया है तो उससे आयोग को कोई मतलब नहीं है, आयोग उन सब बातों को नहीं मानेगा। आरक्षण की बात करें तो नीचे आरक्षण की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने जिस आरक्षण का दावा किया है वही आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको किसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने उस समय किसी आरक्षण का दावा नहीं किया है तो आपको उस आरक्षण से वंचित रहना पड़ेगा, अर्थात आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और बिहार के बाहर के राज्य के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप बिहार के मूल निवासी हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जो प्रमाण पत्र जमा करने होंगे उसमें जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है और दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ये दोनों प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। जो पिछड़ी जाति के हैं, अर्थात वैसे
अभ्यर्थी जो पिछड़ी जाति से हैं एवं अत्यंत पिछड़ी जाति से हैं उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यहाँ आरक्षण की बात ही आगे कही गई है, वो एससी से संबंधित है, एसटी से संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है और ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए भी आरक्षण की बात कही गई है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की बात कही गई है तथा ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात कही गई है। इससे आगे आते हैं तो कहा गया है सभी अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल में अर्थात ओरिजिनल कॉपी में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अर्थात आयोग जब भी आपसे मांगे तो आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी दिखाना है। अर्थात अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन, इसमें आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र अर्थात मैट्रिक का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इंटर का प्रमाण पत्र अर्थात इंटर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इंटर अंक पत्र अर्थात इंटर का मार्कशीट। उसके बाद आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं अर्थात ईडब्ल्यूएस के जो उम्मीदवार हैं उनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र जो लोग दिव्यांग हैं उनको जमा करना होगा। इस प्रकार जो भी सरकारी सेवक है जो आयु सीमा में छूट का दावा करते हैं उनको उससे संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। भूतपूर्व सैनिक जो उम्र सीमा में छूट चाहते हैं उनको भी प्रमाण पत्र जमा करना होगा तथा आपको पहचान पत्र फोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र जिसमें आपका फ़ोटो हो, वो आधार कार्ड भी हो सकता है, वो पैन कार्ड भी हो सकता है, वो भी आपको जमा करना होगा। और हाल का खींचा हुआ 4 फोटो अर्थात 6 मंथ के अंदर का खींचा हुआ 4 फोटो आपको जमा करना होगा। आगे हम शुल्क की बात करते हैं तो बीपीएससी हमसे इस फॉर्म को फिलअप कराने के लिए कितना पैसा लेता है उसकी चर्चा करते हैं। तो जो समान अभ्यर्थी हैं अर्थात जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। केवल बिहार राज्य के एससी और एसटी जनजाति के जो उम्मीदवार हैं उनको 150 रुपये। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए भी 150 रुपये। जो डिसेबल हैं मतलब दिव्यांग हैं उनको 150 रुपये तथा जो अन्य सभी उम्मीदवार जो एक ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं उनको भी 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसके आगे कहा जा रहा है कि अगर आप कंसेशन फ़ी के लिए एलिजिबल अपने आप को समझते हैं तो जब भी आपको उससे संबंधित दस्तावेज मांगा जाए तो आप जमा करेंगे। अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी है उसको रद्द कर दिया जाएगा अर्थात आप कभी भी एग्ज़ाम से निष्कासित किया जा सकते हैं या फिर प्रक्रिया से निष्कासित किए जा सकते हैं। आगे आवेदन भरने से संबंधित जो डेट है उसको दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 19/3/2021 से हो चुका है तथा यह आवेदन 16/4/2021 तक चलेगा। आगे फॉर्म फिलअप करने से संबंधित जो भी डिटेल है वो सब दिया हुआ है। एक बार पेमेंट कर देने के बाद फ़ी जो है वो वापस नहीं होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी को नाम पिता पति माता के नाम में एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपयुक्त वर्णित बिंदुओं को छोड़कर शेष फील्ड्स में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात फॉर्म फिलअप करते समय यदि आपने अपना नाम पिता का नाम या फिर माता के नाम में कुछ गलती कर दी है तो वहाँ पे एडिट नहीं हो सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी बिंदु पे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी एग्जामिनेशन फ़ी आप भुगतान करेंगे वो राशि वापस नहीं होगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा है। यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो भी अपना मोबाइल नंबर है एवं ईमेल आईडी है
जिसके ज़रिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर अपना निर्धारित शुल्क भुगतान कर रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन को, उस मोबाइल नंबर को आप कभी भी ना खोएं, वो उसको हमेशा अपने पास रखें। इन्हीं सब बातों की चर्चा है। यहाँ कहा जा रहा है ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी है। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अर्थात अगर आप किसी कारणवश इंटरनेट स्लो होने के कारण या फिर आपका पेमेंट फंस गया, इस कारण से आप अगर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को यहाँ कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि जब आप अपना हस्ताक्षर, अपना फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो ये अच्छे से देख ले कि जो भी इमेज है वो सुस्पष्ट है, अर्थात क्लियर है, उसमें धुंधलापन ना हो। यहाँ एक बात भी कही जा रही है कि अगर आपने भुगतान किया है और इंटरनेट व्यवधान या गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए विभाग जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।